क्या होता है यार का मतलब? Sir, configuration of argon. इस तरह लिखना नहीं चलेगा। क्या लिखा हुआ है? बाय गिविंग इट्स फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या मतलब होगा आर्गन का? 1s2। 2s2, जी। 2p6, 3s2, 2p6. Oh, 3p6. इस तरह आपको लिखना होगा। फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है ना क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? सर ये किस तरह हुआ? ऑर्बिटल्स पढ़े थे? नहीं। नहीं समझ आएगा ये, डोंट वरी अबाउट इट, छोटी सी चीज़ है। मैंने इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर का भेजा हुआ है तुम लोगों को। हाँ भैया, अब इसमें क्या करेंगे? डोंट वरी, इस बारे में परेशान नहीं हो। ऑर्बिटल्स एटॉमिक स्ट्रक्चर का तो क्वेश्चन में आ गया तो मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 1s ऑर्बिटल का शेप हम कैसे बनाएंगे? होता क्या है वैसे 1s का शेप, अगर कोई मुझसे वर्बली पूछेगा तो? Spherical. स्फेरिकल। अब सर मैं स्फेयर तो नहीं बना सकता, मैं बना दूंगा सर्कल, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि इट इज एक्चुअली स्फेरिकल शेप। मेरे बेटे कोई भी 2s का भी पूछेगा तो भी वही होगा। 3s एस जब भी पूछेगा ऑर्बिटल तो उसका शेप है स्फेरिकल। क्लियर है बेटे? उसके बाद उसने पूछा कोबाल्ट एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताएं आप। ये कॉन्फ़िगरेशन है कोबाल्ट की, शॉर्ट हैंड उन्होंने आपको दिया था, फिर आपसे फुल पूछ लिया। अब वो पूछ रहा है कोबाल्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताएं आप। यस बच्चों। मानू सॉरी, आई जस्ट सॉ योर मैसेज। कौन सी वाली क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए बेटे? जी बेटे। अच्छा अबंडेंस वाला, चलो कोई बात नहीं, आज एक और आ रहा है अबंडेंस वाला, तो समझने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आएगा तो मैं दोबारा समझा दूंगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई कोबाल्ट में? 4s वाले तो सारे पेयर्ड हैं। 3d7 Sir, में one. कितने अनपेयर्ड? जी बेटे। Sir, one. तो वजह बताओ। अब अगर 3d की मैं बात करूं, 3d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट? हम एक फिल करते हैं, लेट्स सी 5 ऑर्बिटल्स कैसे फिल होंगे। डी की बात कर रहा हूँ। 2, 3, 4, 5। उसके बाद मुझे फिल करना है छठा। ये 6 फिल किया है मैंने, और 7। तो कितने अनपेयर्ड बचे बेटे? हाँ बच्चों, TD7 जो उसने मुझे बताया था आर्गन के बाद, 4s2 फिर 3d7 में। 4s2 मुझे पता है दोनों पेयर्ड हो गए। 3d7 में कैसे फिल किया गौर से देखो। 1 2 3 4 5 पहले अकेले अकेले, फिर पेयरिंग किया हमने 6 और 7। अनपेयर्ड कितने होंगे बेटे? 3. 3। इज दिस क्लियर? ये तो सब पुरानी चीजें हैं भाई। नेक्स्ट है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्विक रिवीजन रिव्यू हो गया हमारा। रोडियम और इरिडियम।
ट्रांजिशन में होते हैं रोडियम और इरिडियम, डोंट वरी अबाउट दैट। सब यहाँ नोटेशन में लिखा हुआ है। प्रोटॉन्स कितने होंगे भाई? 45। वेरी गुड। मुझसे के नंबर है 3। इरिडियम में 77 और इरिडियम है तो 77 ही होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? 114। 114। ओके, जो बताओगे मैं लिख रहा हूँ, जरा सब खुद अपना वेरीफाई करें। एंड देन 116। 116, सब खुद से वेरीफाई करें, चेक करें। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चलिए हम पीरियड्स देख के बता देंगे। ये पीरियड 6 में है हमारे पास। इरिडियम और रोडियम उसी के ऊपर होता है पीरियड 5 में। ठीक है, उसमें बेसिकली 5 शेयर्स होंगे। पीरियोडिक टेबल से देख कर हम बताएंगे, याद नहीं करना कुछ। ये सब इजी वाला पार्ट था दैट वी हैड ऑलरेडी डन। सर कैसे डिटरमिन किया आपके पास कितने शेल थे इलेक्ट्रॉन के? पीरियड देख के बेटे, पीरियोडिक टेबल से। ये पीरियोडिक टेबल अवेलेबल होगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। मैंने कहा कि नहीं, मुझे लगा इसका भी कोई दूसरा तरीका आ गया होगा ये इसमें शायद। नहीं नहीं नहीं, क्या आएगा दूसरा? ओके, ये एक डेटा है हमारे पास, इसके अंदर कुछ है डिफाइन शोज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप इन अ सैंपल ऑफ एन एलॉय। मैं अगर एक एलॉय लेकर आता हूँ तो उसमें 50, अब ये परसेंट नहीं लिखा हुआ है, बी वेरी केयरफुल विद दिस। तो परसेंट लिखा हुआ नहीं है तो अज्यूम नहीं करना है भैया, या तो तसल्ली करें कि हम परसेंटेज या क्वेश्चन ने बताया हो। रिलेटिव अबंडेंस बताई हुई है कि ये 50 अगर है तो ये 15.18 है इरिडियम और 34.82 ये है। तो पहले तो आप ऐड करके देखें कि टोटल 100 बन रहा है, या जो भी टोटल बन रहा है फिर हम उससे करेंगे। रिलेटिव अबंडेंसेस डिफाइन। रिलेटिव आइसोटोपिक मास क्या होता है? रिलेटिव आइसोटोपिक मास, द मास ऑफ एन एटम, राइट? रिलेटिव आइसोटोपिक मास इज मास ऑफ एन एटम on a scale on which a carbon 12 atom has a mass of exactly 12 units, या on a scale या relative to 1/12 of carbon atom। जी भाई बताओगे जरा मुझे, अब 100 बन रहा है, क्या बन रहा है? Yes, sir, it's 100. ओके, 100 है तो कैन आई कंसिडर इट अ परसेंटेज अबंडेंस? हाँ बेटे, क्या मैं इसे Yes. परसेंटेज? बिल्कुल आई कैन। अब इसको यूज करते हुए रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ इरिडियम इन द एलॉय निकालना है मुझे। गिव योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इरिडियम इन द एलॉय, जरा सवाल गौर से पढ़ना और समझ के करना, जज्बाती नहीं होना। बी वेरी केयरफुल, इट इज अ वेरी गुड इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वन ऑफ दोस क्वेश्चंस जहाँ अच्छे स्टूडेंट भी एरर करता है। आज मैं मोल्स पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू रैप अप द टॉपिक वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि बार बार बच्चे इसमें तंग होते हैं। इंशाल्लाह मैं एक ही दफा और अच्छे से करा रहा हूँ, और ज्यादा क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बिल्कुल रिसेंट वाले क्वेश्चंस भी ज्यादा ज्यादा करा रहा हूँ सो दैट यू पीपल अंडरस्टैंड इट वेल। क्या है बेटा इसका आंसर?
सर प्लीज कर सकते हैं? हाँ बोलो। आप प्लीज एक बार करके दिखा दें, समझ नहीं मैं आ तो रहा कर है। दूंगा, मैं तो बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन कुछ समझो ना, क्या मांग क्या रहा है, वर्डिंग्स पढ़ो। Sir, 96.18. इसको निकाला। आंसर नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे मेथड बताओगे तो समझ आ जाए। नहीं हो सकता, 96.18 तो गलत है, इम्पॉसिबल है 96.18। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, पहले सर ये तो क्लियर करें। मसला ये बच्चों को सवाल ही नहीं समझ आता, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग। हाँ बेटे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या हुआ भाई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो बता दो कोई। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ रीडिंग तो इरिडियम। मैं भी कर सकता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको समझ आया पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रीडिंग नहीं करनी, समझो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ इरिडियम निकालना है आपको, सही है ना। अब अगेन, रिलेटिव एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज ऑफ द आइसोटोप्स। अब ओ सही है। इरिडियम के आइसोटोप्स इसमें लेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं 100 नहीं ले सकता, क्योंकि क्या 100 के 100 इरिडियम के हैं। इन्होंने क्या बात बताने की कोशिश की, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इफ आई टेक द एलॉय, उसके अंदर अगर 50 जो हैं वो रोडियम के हैं, तो 15.18 इरिडियम के हैं और 34.82 ये वाला इरिडियम है। सो इफ आई वांट टू फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ इरिडियम, तो उसमें मुझे 190.96 वाले कितने हैं बेटे, 15.18 प्लस 192.96 वाले कितने हैं, 34.82। अब 15.18 और 34.82 ऐड कर लो। रोहा टोल्ड मी के टोटल 100 आ रहा है। 100 में से अगर मैं 50 हटा दूं तो ये दो ऐड होकर 50 होने चाहिए, आप फिर भी ऐड कर लें तो आपको पता चलेगा कि आपने टोटल सैंपल कितने का लिया था बेटे। दिस विल गिव यू द AR और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ इरिडियम। समझ में आई है बेटे बात। 100 से डिवाइड नहीं करना, आप इरिडियम 100 के 100 इरिडियम थोड़ी लिए थे आपने। 50 उसमें से रोडियम थे और बाकी 50 इरिडियम के थे। वो जो इरिडियम के थे उनमें देयर वर टू आइसोटोप्स ऑफ इरिडियम दैट वर देयर, एंड द क्वेश्चन आस्क्स यू फॉर द रिलेटिव एटॉमिक मास नॉट ऑफ द एलॉय। द क्वेश्चन, क्या उसने आपसे रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज मास ऑफ एलॉय मांगा था? नहीं मांगा था, आपसे सिर्फ इरिडियम का मांगा है इन द एलॉय। अगर मुझे इरिडियम का निकालना होगा तो इरिडियम के टोटल सैंपल दिस शुड मेक अप 50, अगर टोटल 100 था तो उसमें से मैं कहूंगा ये वाले मेरे पास कितने हैं बेटे, 190.96 वाले 15.18 है। परसेंट नहीं कह रहा हूँ, 192.96 वाले 34.82, और टोटल ये है मेरे पास। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes. अब क्लियर है सबको? Yes. गुड बचा। बाकी सब जाग जाओ, क्या है भाई, AR रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ इरिडियम इन द एलॉय। अब कुछ सेंस बन रहा है, नंबर 190s में ही होना चाहिए ना। इरिडियम बेचारे का एटॉमिक मास इतना कम कैसे होगा। आया बेटे 192.35 आयरा ने बताया, बाकी सब भी निकाले। आई डोंट नो द करेक्ट आंसर। टू डेसिमल प्लेस कह रहा है, ओवर राउंडिंग ऑफ मत करना। कह रहे बेटे, चलो मैं एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भी इसका एक पार्ट है, ये करा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो वर्ड मैं समझाना चाह रहा हूँ उसकी क्लैरिटी आ जाए। तो डी का पार्ट 1 है, समझ के करना, वर्डिंग्स को जरा समझो क्या लिखा हुआ है। नहीं किंजा गलत हो जाएगा। अच्छा, दोनों की इंडिविजुअल अबंडेंसेस को, हाँ फिर सही है, दोनों की इंडिविजुअल अबंडेंसेस को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया,
लेकिन उससे मेथड मार्क चला जाएगा। ओके सर। आंसर मार्क मिल जाएगा बेटे, मेथड मार्क चला जाएगा। जो गिवन डेटा उसको बेस्ट यूज करते हुए आप आसानी से निकाल सकते थे। आपने डबलिंग की, सब चीजों की, नॉट नीडेड था ना। ओके, लेट्स सी दिस, जरा इस बात को समझना, वर्डिंग समझना। हाइड्रेटेड कौन सा होता है? जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और जिसमें नहीं है उसको क्या कहते हैं? यस एनहाइड्रस, वेरी गुड। कन्वर्जन ऑफ इथीन टू ब्यूटेन, ये स्टीरियो आइसोमर्स अभी फिलहाल हमें नहीं करना है, ऑर्गेनिक में करेंगे। अभी हमारा पार्ट 1 पे फोकस है सिर्फ। हाइड्रेटेड रोडियम 3 क्लोराइड कंटेन्स 20.5% बाय मास ऑफ, बाय मास वर्ड लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय मास मतलब मास के हिसाब से देखा जाए तो 20.5% पानी है, मोल्स के हिसाब से नहीं। बाय मास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी इंटीजर वैल्यू आप मुझे बताएं। मोल्स के हिसाब से क्या बन रहा है जरा देखो। मास के हिसाब से तो उसने वर्डिंग में बता दिया। मोल्स के हिसाब से कहना है इसे 1 मोल ऑफ रोडियम क्लोराइड हैज x मोल्स ऑफ वाटर। ये x मोल्स ही रिप्रेजेंट करता है, नहीं करता है? जी सर। आई ऑलरेडी नो दैट, राइट? तो मुझे ऑलरेडी पता है, अगर मैं रोडियम क्लोराइड और ऐसे ही लिख रहा हूँ, अभी आपने नहीं लिखना है, H2O का मोलर रेशो अगर मैं कहूँ, मोलर रेशो मतलब मोल्स का, इसका 1 मोल है तो इसके x मोल है। दिस इज व्हाट आई नो। क्वेश्चन ने डेटा में मोल्स नहीं दिया, उसने बाय मास दिया है, वो भी परसेंटेज। अब आप क्या करें? जी बेटे। बताओ बच्चों, मैंने तो अभी सिर्फ क्वेश्चन का डेटा लिखा है, कोई वर्किंग नहीं की। सर दोनों की परसेंटेजेस का रेशो है, और फिर जो रोडियम क्लोराइड है उसके मास का रेशो विद 18x। यस, तरह भी कर सकते हो। गुड, इवेंचुअली यू आर गेटिंग एट द सेम प्लेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा और इसको बच्चों की तरह करके कराता हूँ। अच्छा, अगर मास के परसेंटेज के हिसाब से मैं कहूँ, 20.5 को जो परसेंटेज है 100 से माइनस करो तो कितना होगा? 79.5। अब मैं मास रेशो की बात कर रहा हूँ कि मास का रेशो ऑफ रोडियम क्लोराइड और एच। उसने बताया कि 79.5 ग्राम्स अगर आपके पास ये होता है तो 20.5 ग्राम्स ये होता है। इज दैट राइट और रॉन्ग? ऐसा ही है बेटे। Yes. अब मास से मोल्स कैसे बनाते हैं? मास से अगर मुझे मोल्स, क्या करूंगा उसको, उसके MR से डिवाइड कर दूं। रोडियम का होता है 109 पॉइंट, ऊपर इन्होंने दिया है हमें रोडियम? नहीं दिया है रोडियम। तो रोडियम हम निकाल लेते हैं, ये ऑडिट कर लेते हैं। अगर मुझे मोलर रेशो निकालना है तो रोडियम होता है 102.9 होता है, 102.9।
रोडियम हो गया 102.9 और 3 क्लोरीन है 35, इसके मोल्स आ जाएंगे। और इसके 20.5 डिवाइडेड बाई 18 करूंगा तो इसके मोल्स आ जाएंगे। अब बताओ दोनों का मोलर रेशियो क्या आ रहा है मेरे पास। हाँ बच्चों, क्या आ रहा है बेटे, वैल्यूज बताओ। Sir, 0.379, ratio 1.139. ओके, 0 राउंडिंग ऑफ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, 0. 379, ratio 1.139. छोटी वैल्यू से दोनों को डिवाइड कर दो, यही रेशियो एक इंटीजर उसमें आ जाता है हमारे पास। क्या आ रहा है बेटे? Sir, 1 and 3. एक्स की वैल्यू 3 आ गई आपके पास। तो आपने जब मोलर रेशियो निकाल लिया तब आपको पता चला कि इसका 1 मोल होता है, तो एक्स की वैल्यू जो है वो 3 होती है। इज दिस क्लियर बच्चों? तो मास से मोल्स तक कैसे जाते हैं, अंडरस्टैंड दिस, और कब जाना होता है इस बात को भी हम समझते हैं। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो बताओ। तो क्लियर है बच्चों? सो गए हो क्या सब? क्या हुआ भाई, गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है मेरी, सो तो नहीं गए हो बच्चों? ओके ओके, चलो कुछ तो सुना।
ओके, सबका आंसर बी आ रहा है। सर बी आंसर आ रहा है। ओके ओके। सबका बी आ रहा है, आगे चलें फिर, किसी को कोई मसला नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, जबरदस्त। तुम लोग सब कह रहे हो तो होगा भाई। क्या किया तुम लोगों ने, अबंडेंसेस दोनों की इक्वल हैं, तो एक्स ले लिया तो ये भी एक्स आ गया, और 206 वाला 2x हो गया मेरे पास। तो 50% ये हो गया और 25 और 25 ये हो गया। तो 206 वाला 50 है, 208 वाला 25 है, 209 वाला भी 25 है, डिवाइडेड बाय 100 तो परसेंटेज तो कितना आया तुम लोग कह रहे हो 207.25। आई होप इसी तरह कैलकुलेशंस की हैं। हाँ बच्चों, यही किया बेटा, इसी तरह कैलकुलेशंस की हैं। जी सर। ओके बेटे, वाह भाई। इस तरह के क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था, कंबस्शन डेटा से कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला आपने निकाले। मैं सारे नए वाले क्वेश्चंस तुम लोगों को करा रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो। हाँ बच्चों, आई नो इट्स एन एमसीक्यू, लेकिन शुरू में ज्यादा कैलकुलेशन भी करनी पड़े तो कोई बात नहीं, इट्स बेटर यू अंडरस्टैंड इट वेल। और आराम से लिख कर करो, गलत होने से बेहतर है। 2 grams of X, 4 grams of carbon dioxide, and 1.63 grams of water when completely combusted. What is the empirical formula of X? सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं, 4/44, यही ना, 44 ही होता है ना। तो आप कहेंगे कार्बन एटम्स के भी इतने ही मोल्स होंगे, तो मास ऑफ कार्बन आपके पास कितना हो जाएगा बेटे? मैं जानबूझ के बच्चों की तरह बिल्कुल बेस लेवल पर ले जाकर करा रहा हूँ, आप लोग समझ सकें।
हाँ बच्चों, कितना है मास ऑफ कार्बन? 0.091। 0. ओके। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर आप निकालें तो 1.63/18 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का डबल होगा, 1.63 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 2.181। तो मास ऑफ हाइड्रोजन आपके पास कितना हो गया? सर मास ऑफ कार्बन तो 12/11 नहीं होगा? तुम लोग जो बता रहे हो मैं लिख रहा हूँ भाई। नंबर ऑफ मोल्स अगर आ गए हैं, हाउ डू यू फाइंड द मास? सर मल्टीप्लाइड बाय उसका एमआर। बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। तो कितना आया? 12/11 या डेसिमल में लिख जी लेते? 1.09। सही है, 1.09। ओके फाइन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया? 0.181 ग्राम्स। नाउ यू हैव द मास ऑफ हाइड्रोजन इन कार्बन। अब ओरिजिनली जो 2 ग्राम्स ऑफ एक्स था, उसके अंदर आप मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। 2 में से आप 1.09 और 0.181 सब्ट्रैक्ट कर दें। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है? पॉइंट। अब आप मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी निकाल लें। मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, थोड़ा सा रिग्रेस करा रहा हूँ। समझ जाओगे तो शॉर्ट डायरेक्टली कर लोगे। 0.046। अब ये जो तीन आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन, डेसिमल में करना चाहो तो डेसिमल में कर लो, और हाइड्रोजन, इनमें से छोटी वैल्यू से आप तीनों को डिवाइड कर लो एंड टेल मी द एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट यू एंड अप विथ। मोलर रेशियो निकालना है ना बेसिकली। क्या आ रहा है बच्चों? 0.09। सर ऑप्शन सी आ रहा है। ये आ रहा है। सब चेक कर लें भाई, जो छोटी वैल्यू है। सी तो नहीं आना चाहिए। सी, हाँ सी आ सकता है। ए नहीं आना चाहिए। सी आ सकता है, ए नहीं आना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है सबका? सी। जी सर सी आ रहा है। गुड। सबका सी आ रहा है ना? तो आपको दिमाग में रखना है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए मोलर रेशियो चाहिए। मोल्स निकालने के लिए कभी मास का सहारा लेना पड़ता है, कभी हमें कुछ और कैलकुलेट करना पड़ता है। इज दिस क्लियर बच्चों? अब जरा मोल, हालांकि सवाल पूरे मोल का है, सारा डेटा इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है।
यस बच्चों, उसने बता दिया तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है Sir, C. Okay, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? All the chlorine atoms in 1 gram of molten aluminum chloride have the same mass. नहीं, अलग अलग एटम में अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं. 1 mole of molten aluminum chloride contains 1 mole. जब कह रहा है तो इतने एल्यूमिनियम एटम्स होंगे. तो हम 1 मोल मोल वो मेल्ट करेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड को, तो खुद बता दिया कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. जब आप उसका 1 मोल लेंगे तो 1 मोल के अंदर 2 मोल्स एल्यूमिनियम होंगे, 6 मोल आपके पास क्लोरीन होंगे. एक मॉलिक्यूल का बताया है, हम वही चीज मोल पे भी ले जाके कर सकते हैं. 1 मोल ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड कंटेन्स इतने क्लोरीन एटम्स. एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 क्लोरीन एटम्स. 1 मोल ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड में 6 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स होंगे. एवोगैड्रो को 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, क्या वही वैल्यू आ रही है? यस सर. और एम्पेरिकल फॉर्मूला तो गलत है. वो इसका होगा क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर मुझे निकालना है तो? AlCl3. गुड, AlCl3. इस रेशो को हम सिंप्लीफाई करेंगे. अब तो क्लियर है बच्चों? रीजनिंग को समझो. नहीं आ रहा है समझ में तो मुझसे पूछ लो. हाँ हूँ करके टाइम मत पास करोगे भैया, आंसर लिख देंगे सी बस. अंडरस्टैंड द रीजनिंग. सर ये वापस समझा दें. तो समझा देते हैं. क्वेश्चन देखो जरा. इसमें आपसे क्या बात करी कि आप जब एक मॉलिक्यूल लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ मॉलिक्यूल. कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इसके अंदर. ईच मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ 2 एल्यूमिनियम एटम्स एंड 6 क्लोरीन एटम्स. जब आप एक मॉलिक्यूल लेते हैं, उसके अंदर 2 एल्यूमिनियम के होते हैं, 6 क्लोरीन के एटम्स होते हैं. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल द क्लोरीन एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ मोल्टेन एल्यूमिनियम क्लोराइड हैव द सेम मास. नहीं, हर एटम क्लोरीन का मास अलग होता है. कुछ 35 वाले होते हैं, कुछ 37 वाले होते हैं. 1 मोल ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड कंटेन इतने एल्यूमिनियम एटम. जब 1 मोल में मोल्टन लूंगा, 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड ले रहा हूँ, तो जब मेल्ट करूंगा तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एल्यूमिनियम और 6 क्लोरीन होते हैं. 1 मोल लूंगा तो उसके अंदर 2 मोल एल्यूमिनियम और 6 मोल क्लोरीन होंगे. इज दैट राइट? 1 मोल के अंदर इतना होता है ना एवोगैड्रो कांस्टेंट. क्लियर है बेटे? यस सर. अब 1 मोल मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड लूंगा तो दैट विल कंटेन 6 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स. उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 से एवोगैड्रो को, तो हाँ यही वैल्यू आ रही है. तो दिस इज योर आंसर. डी तो है ही गलत. क्लियर है? यस.
बाय टू वॉट, वेरी गुड क्वेश्चन मानो, अच्छा सवाल है। टू वॉट, टू वैल्यू, टू नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर एक का मास 119 है तो दूसरे का 121 होगा। एक का 120 है तो दूसरे का 122 होगा। एक का 121 है तो दूसरे का 123 होगा। समझ आया बेटे? सर सी आंसर है। बाकी सब भी अपना बताएं। बी और सी गुड, दो अलग आंसर आ रहे हैं। व्हाट अबाउट द रेस्ट, बाकी सबको क्या लगता है? एंटीमनी के दो आइसोटोप्स हैं, उनका मास डिफर बाय 2 करता है। लोअर मास इज मोर अबंडेंट। कैसे आपने फिगर आउट किया? बताओ, मेथड तो बताए कोई। हाँ बच्चों, ये बताएगा मुझे क्या मेथड है? कंजा ने तो आंसर दिया बी, जैन ने दिया है। बाकी मेथड तो बताओ कि सर हमने इस तरह वी कम टू दिस आंसर। सर वो जो नॉर्मल अबंडेंस जैसे निकालते हैं ना, कि हम एक मास को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से और फिर दूसरे को कौन से मास को? 100 माइनस एक्स। सर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिफर बाय 2, इससे। ये तो तो सर वो हम डिफर सर एक मिनट, डिफर बाय 2 का मतलब ये होगा कि -2 और +2। डिफर बाय 2 का मतलब दो का -2 तो नहीं करेंगे जाहिर सी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइटर वाले को जो है ना कम मास वाले को मैं ले लूं
कोई भी वैल्यू ले लो, तो उससे 2 ज्यादा होगी बड़े वाले की वैल्यू, हैवी वाले की वैल्यू जिसके ग्रेटर मास है। तो आंसर कैसे आए ये बताना बेटा। फॉर तो एग्जाम्पल मैं सर लोअर जैसे मास ले लूँ यहाँ पर जैसे हम्म, 122 दिया हुआ है अप्रोक्स, तो एक बिल्कुल 121 और दूसरा 123 हो जाएगा। यस, वेरी गुड। इसलिए मैंने शुरू में एग्जांपल तुम लोगों को दी कि ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मास भी अननोन है, उसकी अबंडेंस भी अननोन है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने एवरेज तो देख सर लिया फिर इसी को 121.76 है। इसी को यूज करते हुए वही आंसर आ रहा है ना, 121 इंटू एक्स प्लस 123 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल्स टू हमारा ये जो दिया हुआ है मास, तो उससे आंसर 62 आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या पूछा था? सर क्वेश्चन में हायर मास वाला पूछा था, तो 100 यस, माइनस 62 होता। अच्छा वेरी अच्छा गुड। अच्छा अच्छा, सबसे पहला काम जो हमने किया, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बच्चों। हमने कहा 121.76 है ना बेटे, एक इससे कम होगा एक इससे ज्यादा होगा, तभी एवरेज हमारे पास ये बन रहा है। तो हमने कहा व्हाट इफ मैं एक को 121 ले लूं और उसकी अबंडेंस मुझे नहीं पता, और जो हायर वाला मास नंबर है उससे 2 ज्यादा होगा, क्वेश्चन ने आपको ये बात बता दी, तो वो आप ले लें 100 - x डिवाइडेड बाय 100 करें तो परसेंटेज अबंडेंस के हिसाब से 121.76 आ जाएगा। या तो आप इस वाले को 100 - x में और डायरेक्ट हायर मास वाले को ही x। इट इज क्लियर बच्चों? अगर डायरेक्ट नहीं आ पा रहे कोई बात नहीं, कोई बच्चा जैसे मुझे लगा कि एक 120 है और दूसरा 122 है। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। इफ यू वुड हैव सेड, ये बेसिक नॉलेज आपको थोड़ी सी रख के चलना पड़ेगा। अगर आप कहते कि एक 120 है और एक 122 है, क्वेश्चन ने बता दिया कि ये वाला ज्यादा अबंडेंट है, तो एवरेज इसके करीब होता, बट 121.76 122 के ज्यादा नियर है, तो दिस विल बी रॉन्ग। ये बात समझ आ रही है बच्चों? बेसिक न्यूमेरिक है हमारे पास ये। अगर वो हमें कह रहा है कि वन जो हेवियर वाला है, जो लाइटर वाला है, लोअर मास नंबर है, वो ज्यादा अबंडेंट है, दैट मीन्स ये नंबर उसके ज्यादा क्लोज होगा। 121 ले लिया हमने, तो ऑब्वियसली हायर मास नंबर वाला 120 ये जाएगा। क्लियर है बच्चों? तुम लोग कह रहे हो इस हिसाब से अगर मैं इसी को लूँ तो उसकी वैल्यू 62 आ रही है। ये सबको क्लियर है बच्चे? दोबारा बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, दीज आर नॉट जस्ट क्वेश्चंस, these are the concept that we are understanding with these questions. कह रहे बेटे? Yes. चल रहा है दिमाग? हम्म, एक्स किसको लिया सामिया बेटा, एक्स किसको लिया? डिपेंड करता है, वो हायर मास नंबर वाला पूछ रहा है। अगर आपने लोअर मास वाले को एक्स लिया है तो आपको उसको 100 से एंड में माइनस करना पड़ेगा। अगर आपने डायरेक्ट हायर वाले को एक्स लिया है तो फिर वो डायरेक्ट आंसर 62 ही देगा। But sir, the lower mass number is more abundant, right? यस, इट इज मोर अबंडेंट। तो
एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 62 तो सर लोअर मास वाला तो कम हो रहा है यू इसमें। राइट, यू राइट। तो फिर हम मास को चेंज करेंगे, लोअर मास मोर अबंडेंट। 62 पे राल क्यों रही है? आनी नहीं चाहिए, दोबारा चेक करो। ये प्लस माइनस में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही है? राइट रहा। लोअर मास अगर मोर अबंडेंट है तो 62% फिर हायर मास नहीं होना चाहिए। दोबारा चेक करो। तो प्लस माइनस में गड़बड़ कर रहे हो या मैं सॉल्व करके दिखाऊं? नहीं सर 38 आ तो रहा है। इसको सॉल्व करके एक्स क्या आ रहा है, मेरा क्वेश्चन है अभी जो मैंने सॉल्व सर करें। 38 आ रहे हैं। अभी कर लेते हैं। अगर मैंने क्या किया, गौर से देखो, मैंने हायर मास को ही एक्स लिया। लेट्स सी, कर लेते हैं। 121x प्लस 123x इज इक्वल टू 12176। ये 2x आ गया, 12176 माइनस 12100, तो 176 आ गया। x हमारे नहीं पास, सर होगा, हाँ सिर्फ 76 होगा। हाँ सॉरी, 76 है तो x 38 आ गया। सही है। आ तो गया x 38। दोबारा बता रहा हूँ, हायर मास को कह रहा है, मैंने हायर मास नंबर को ही x ले लिया बेटे। मुझे डायरेक्ट उसने बता दिया कि हायर मास नंबर वाला 38 है। रोहा की बात सही है, तो मोर अबंडेंट था वो लोअर मास वाला, तो 62 हायर मास नहीं हो सकता। कंजर क्यों आ रहा है 62? दोबारा चेक करो। क्या हुआ बच्चों? सर आपने मुझसे पूछा था 62 वाला। हाँ, सर वो मैंने लोअर वाले को x लिया था ना, तो वो इसलिए 62 आ रहा था, फिर मैंने उसको 100 से माइनस कर दिया था, इसलिए 38 मैंने b तभी लिखा था। ओके ओके, चलो गुड है, गुड है, गुड है। सही हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन है किसी का, एनीथिंग दैट एनीवन इज अनएबल टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड। एक क्वेश्चन मैं और चाह रहा हूँ तुम लोगों को लास्ट बस करा दूं फिर मैं। ताकि रिलेटिव अबंडेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो इरिडियम वाले क्वेश्चन में भी आया था, अगर वो परसेंटेज नहीं है तो आपने किस तरह से उसको करना है, ये क्वेश्चन। सर सी। कैसे निकाला बेटे? सर 63 multiplied by 7 plus 65 multiplied by 3 over 10. गुड
बड़े वाले को x क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन बड़ा वाला ही पूछ रहा था। आप छोटे वाले को भी x ले लें, कोई मसला नहीं है। आपको एंड में 100 से माइनस करना पड़ेगा। उसने क्वेश्चन में अननोन क्या किया? आइसोटोप विद हायर मास नंबर। हमने कहा हायर मास नंबर को x ले लिया, तो छोटा वाला ऑलरेडी 100 माइनस x। क्लियर है मानूर? अब 100 से डिवाइड करने वाले बच्चे मेरे हर दफा देख लो बेटे। 63 वाला मेरे पास है, 7 अगर हैं तो 65 वाले 3 हैं, टोटल 10 हैं। क्या आंसर रहा? Sir, 63.6. क्लियर है बच्चों? जी सर। एक क्वेश्चन में और करा दूं इसी तरह का। कोई और भी रिलेटिव अबंडेंस आ सकती है। हर दफा परसेंटेज अपनी तरफ से अज्यूम मत कर लेना। दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ओके, क्या किया बेटे इसमें? 11 वाले अगर 4 हैं तो 10 वाला 1 है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। डिवाइड बाय 100 नहीं करना आपको। ये गुड हो गया, समझ आ गया तुम लोगों को। यू आर गेटिंग द सेंस ऑफ द रिलेटिव अबंडेंस, एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह निकालना है, मॉलिक्यूलर कोएफिशिएंट कैसे करना है, और भी आगे जाएंगे तो चीजें कवर हम इंशाल्लाह कर लेंगे। क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लो। एनीथिंग दैट यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि इंशाल्लाह ये अब हमारा कंक्लूड हो जाएगा मोल्स। सबसे बाद डायरेक्ट मोल्स ही पढ़ेंगे, जारी बात है दूसरे टॉपिक में कैलकुलेशन जरूर आएंगी। ठीक है बच्चों, मैंने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मटेरियल दिया है वो हर बच्चा थॉरली रीड करे, और उसमें से जो जो क्वेश्चन है का कंटेंट है वो बुक से निकाल के दिया है। वो जो जो बात उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाली बात मुझे नहीं समझ आ रही, वो लाजमी मुझसे कंसल्ट करके पूछे। रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स इन ए लेवल्स, वरना आप आंसर नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, आप क्वेश्चन नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। Sir, in your notes there are questions, so could you upload the answer scheme too? मुझे देखना पड़ेगा इसके आंसर कौन से वाले, मेरे वाले नोट्स में Yes. कुछ के आंसर्स हैं कुछ के नहीं है। मैंने क्लास में करा दिए थे मेजर क्वेश्चन, अगर कोई है तो मुझसे पूछ लेना अलग से, कोई मसला नहीं है। Okay. ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट हमारा फिर बॉन्डिंग स्टार्ट होगा, और एक दफा बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगा फिर केमिस्ट्री की ट्रेन निकल जाएगी हाथ से। जो बच्चा अटेंटिव नहीं है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल्स अच्छे से नहीं समझा हुआ है, कैचअप का टाइम मिलना मेरे हिसाब से इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है बच्चों, चलो देते हैं, ख्याल रखो ओके अपना, सर। दुआओं में याद रखो, सेफ रहो सब। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटे।